हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से करंट अफेयर से संबंधित होने वाला है। आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकें कि ये एक मील का पत्थर साबित होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पर्यावरण हो, खेलकूद हो, बुक्स एंड ऑथर हो, इंडेक्स से संबंधित हो, सूचकांक वाला, इन सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ अरेंज करके और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अन्य तथ्य को भी मैं इंक्लूड किया हूं और साथ ही साथ मैं कुछ नोट भी बताता चला जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी इंक्लूड करता चला जाऊंगा। तो आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठेंगे, जिससे कि जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप तुरंत उस समय नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हमारा करंट अफेयर से संबंधित होने वाला है और आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे सवालों को मैं विस्तृत विश्लेषण करूंगा। आप करंट अफेयर का जो वीडियो है इसके पहले भी ऑलरेडी दिया जा चुका है, पहले वहां जरूर देखेंगे, क्योंकि उसके पहले वाला पार्ट में हमारा राष्ट्रीय और पर्यावरण और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सबको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज का जो वीडियो होगा मुख्य रूप से हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं डिटेल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो सवाल पहला है वो है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है? तो वो दीपावली, यानी पेंसिल्वेनिया में दीपावली क्या हो गया, अवकाश मिलेगा वहां के लोगों को। जो इंडियन पीपल जाकर पेंसिल्वेनिया में रहते हैं और काम करते हैं सरकारी ऑफिस में, तो वहां पर दीपावली के दिन छुट्टी मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश किया हूं उसी को मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा। अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये अपडेटेड डाटा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये रैंक है हमारा 38वां रैंक जो है वो मिला है। किसके हिसाब से? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बस इतना बात ध्यान में रखेंगे। तो जब भारत का स्थान 38वां है तो पहला स्थान है सिंगापुर का, दूसरा फिनलैंड का। ठीक है, जारी किया कौन है? विश्व बैंक। कब हुआ जारी? 21 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्करण कौन सा था? 7वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां आया है। भारत के साथ साथ लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल है। तुर्की इसलिए बोल रहा हूं, तुर्की इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर सवाल, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो आपको यह पता होना चाहिए, भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लो यहां पे, इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, 8 बिलियन पूरा लाइफ है हमारा वर्ल्ड का। ठीक है, और जारी कौन किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। भारत का जनसंख्या कितना हो गया? 142.86 करोड़ और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ और अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़। समझ लो भाई हमारी जनसंख्या का क्या हालात है। हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट इन HR है, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो इतना ज्यादा है कि अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते तो हमारे देश का भी तरक्की हो सकता था। भारत का आबादी दोगुना होने लगा है का समय जो है 75 वर्ष। विश्व की आबादी दोगुना होने में लगा कितना समय? 76 वर्ष। हम लोगों ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी है। 2050 तक 8 वर्ष में दुनिया की 50% आबादी होगी। भारत के पास पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, तंजानिया में 2050 तक मात्र 50% जनसंख्या वर्ल्ड का यही देशों के पास हाथ में होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में यहाँ पर और भी डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। आप भी ध्यान से, नहीं होता है कॉपी पेन पेपर लिख रख के बैठना और उसको इंक्लूड करके राइट डाउन करते जाना। 15 से 64 वर्ष जो हमारा एक्टिव जनसंख्या है, जो क्या करती है? कार्य करती है। इसकी जो जनसंख्या आबादी 68% है। ध्यान से, 15 से 64 साल। चीन में कितना? 69%। तो देखो अभी भी
जनसंख्या के मामले में जो एक्टिव है, जो कार्यशील जनसंख्या है ना, चीन में 69% और भारत में 68%। इसके अलावा 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग भारत में कितना है 7% और चीन में ये 14%। तो हमारा कमाता ज्यादा है और खाने वाला कम है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे यही लोग तो खाता है और हम लोग कमाते हैं जो एक्टिव है। मैं माफी चाहूंगा कोई बुजुर्ग लोग अगर सुन रहे होंगे तो, पर जो एग्जैक्टली जो बात है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही समझिएगा। तो जो 0 से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा है 100 और 75 वर्ष से बाद का बच्चा है वो, मतलब बूढ़े हैं वो, ये दोनों लोग किस पे डिपेंड करता है, कार्यशील जनसंख्या पे, जो 15 साल से 64 साल के बीच में रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो इनएक्टिव जनसंख्या जो सिर्फ खाने के लिए है, उनको ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन जो है उनका ऑलरेडी कम है। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, 0 से 14 वर्ष की उम्र का जनसंख्या भारत में 25%, 10 से 19 वर्ष का भारत का जनसंख्या 18%, 10 से 24 वर्ष की जनसंख्या का उम्र 26%, प्रजनन दर भारत का 2% और चीन का 1.2, इसीलिए चीन जो है वो थोड़ा सा इस पर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। नाटो अप्रैल 2023 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं 31वां सदस्य कौन बना, यह बना फिनलैंड। 31st सदस्य और नाटो NATO नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कौन बना, फिनलैंड, फिनलैंड याद रख लेना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट, 31वां सदस्य बना है फिनलैंड और आधारशिला कब रखा गया था, 1949 में इसका, बेसिकली 4 अप्रैल 1949 में इसको क्या किया गया है, ये किया गया, स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो 30वां था वो कौन था, 30th जो था वो नॉर्थ मैसिडोनिया था, नॉर्थ मैसिडोनिया जो 2020 में ऐड हुआ था। और हमारा जो 31st है वो FINLAND, फिनलैंड, बाउंस नहीं किया होना चाहिए, होप सो, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में वर्णित की गई है कि किसको सदस्यता देना है और किसको नहीं। नाटो का जो ये है, क्या कहते हैं उसको, हेडक्वार्टर HQ कहाँ है, HQ कहाँ है, ब्रुसेल्स। और ये ब्रुसेल्स कहाँ है भाई, ये ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम, ठीक है। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर देखो, मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में 2023 में शामिल किया गया, ये मयूरभंज है ना। मयूरभंज जो है वो टाइम मैगजीन का 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत का उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामिल हुआ है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और उड़ीसा में, माने राज्यों में उड़ीसा का मयूरभंज। इसके अलावा लद्दाख में इंपॉर्टेंट क्या होगा, पहला डार्क स्काई अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग में, ये भी करंट अफेयर पढ़ा चुका हूं, कहीं यहाँ पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूं, अगर वीडियो देखे होंगे तो देख लीजिएगा फिर से। वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश क्षेत्रों में शामिल किया गया है। और लद्दाख का अल्पाइन, वहां पर तिब्बती बौद्ध संस्कृति सबसे ज्यादा फेमस है ना, वहां पर बहुत सारा मॉन्क मिलेगा, है ना, और लामा लोग भी मिलेंगे लद्दाख में, ठीक है। तिब्बत नजदीक पड़ता ना भाई, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, मयूरभंज का कहानी क्या है, छऊ नृत्य, 3 प्रकार का नृत्य होता है, तो उसमें से मयूरभंज जो छऊ है उसके लिए एक अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। और मयूरभंज में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और काले बाघ यहाँ पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2 जगह पर, यूटीज में लद्दाख और स्टेट में उड़ीसा का मयूरभंज। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है, तो ये रैंक मिला है 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 भारत का स्थान 13वां। जारी कौन किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। संस्करण कौन सा था, 10वां। टोटल कंट्री कितने भाग लिए थे, 163। और ऐसे देश टोटल 71 थे जहां पर आतंकवाद से अप्रभावित है, जैसे चीन, ऑब्वियस है, पड़ोसी का हमारा देश का सहयोगी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और भारत का स्थान 13वां और सबसे ज्यादा प्रभावित नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, है ना। बुर्किना फासो, सोमालिया, माली,
ये सब जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं आतंकवाद के मामले में। जब ब्रिक्स देशों की स्थिति देखा जाए तो ब्राजील जो है 85वां। ब्रिक्स में बेसिकली कितने कंट्री आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील का स्थान 85वां है, रूस का स्थान 45वां है, भारत का स्थान 13वां है, चीन का स्थान 93 और दक्षिण अफ्रीका का 79। ठीक है, हालांकि चाइना को बोला गया है वो क्या है? अप्रभावित है इससे, वैश्विक आतंकवाद से। नेक्स्ट देखो, मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं सिप्री, सिप्री का फुल फॉर्म होता है यही, स्टॉकहोम, एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देश। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं थोड़ा सा डील करूंगा यहाँ पे। सिप्री जो है ना, वो हथियारों का आयात निर्यात से संबंधित डेटा को प्रस्तुत करती है वर्ल्ड लेवल पर। तो उसमें बोला गया कि जो भारत का स्थान है ना, भारत का स्थान इसमें कौन सा था, या यहां सवाल पूछा गया है कि शीर्ष आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है। तो शीर्ष आयातक देशों में शामिल नहीं है जर्मनी, यानी कि ये तीनों, भारत भी शामिल है शीर्ष 3 आयातक में, कतर भी और सऊदी अरबिया भी। तो समझो सबसे पहले जो पहला स्थान है ना वो भारत का आता है भाई, पहला है इंडिया का, दूसरा जो स्थान है ना वो सऊदी का है, और तीसरा जो स्थान है ना वो कतर का है। तो कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। यहां ऑप्शन होगा डी सही। अब समझो सिप्री के बारे में। हथियार के व्यापार पर सिप्री का रिपोर्ट आया जो 13 मार्च 2023 को जारी की गई, और जारीकर्ता कौन थी? सिप्री। फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं इसको। 5 वर्ष में वैश्विक हथियार का निर्यात का जो हिस्सा है वो अमेरिका का सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है रूस का, तीसरा स्थान आता है फ्रांस का, चौथा चीन का, 5वां जर्मनी का। तो ये आपको पता होना चाहिए निर्यातक में, यानी ये लोग भेजता है सर हथियार। देखो भाई कहानी क्या है, यूएसए ये क्या करता है? हथियार बेचता है। वर्ल्ड में युद्ध नहीं होगा जब तक, तब तक इसका हथियार बिकेगा नहीं। तो ये क्या करता है? कहीं ना कहीं ये चौधरी बन के उस्काता है। कैसे? वो आप जानते होंगे रशिया और अभी यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अगर वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये कहानी बढ़िया से क्लियर होगा, और ना तो कभी मौका मिलेगा तो मैं इन सब चीजों को डील करूंगा कि कैसे अमेरिका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लड़ाई होता रहे ताकि मेरा युद्ध में सामान बिकता रहे। ठीक है, और ये तो हुआ निर्यातक में। आयातक में भारत, हमारे जो सपोले बैठे हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये सब सपोला ही तो है। परमाणु बम के जखीरा पे ये लोग बैठा हुआ है, कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। तो भारत क्या करती है? कोशिश ये करती है कि हमारा ये जो सिचुएशन है वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर सवाल। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, 2023 का मार्च का कौन सा स्थान हुआ है? तो उसमें 126 स्थान। अब इसके बारे में समझो। यूएनएसडीएसएन, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये क्या करता है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का जारी किया है, और ये जो संस्करण था ना वो कौन सा था? 13वां संस्करण था। इसमें टोटल 137 देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और जो शीर्ष रैंकिंग था, सबसे ज्यादा खुशी कहां मिलती है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, यही सब तो ध्यान रखना। फिनलैंड है ना, डेनमार्क, आइसलैंड, सबसे ज्यादा फिनलैंड में खुशी है। क्लियर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 126 में इंडिया, और टॉप पर है फिनलैंड, फर्स्ट जो है वो फिनलैंड। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतिम 3 में अफगानिस्तान, देख लो मराया सा रह रहा है, हालत में खराब है। लेबनान, सियरा लियोन, है ना। भारत का रैंकिंग के बारे में जानो, 126, स्कोर कितना था? 4.036। दे तो सवाल में भी। पड़ोसी देशों में चीन का 64वां, खुशी है भाई। श्रीलंका का 112, हालांकि अब हमको इससे भरोसा नहीं होला। श्रीलंका में इतना हालत क्राइसिस में यार, और तुम वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करते हो उसमें 112 का, तो थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियलिटी। अरे भाई पाकिस्तान का 108वां, और हमारा 126 और 136, कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। पर आपको अब मानना पड़ेगा, एग्जाम में देना पड़ेगा अगर पूछा तो। हालांकि मेरा यहाँ पर ये विश्वास है कि ये नहीं पूछेगा, थोड़ा सा विवाद वाला जहां मैटर होता है ना तो नहीं पूछता है।
फरवरी 2023 में जारी लेगाटन समृद्धि सूचकांक, लेगाटन प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष प्राप्त करने वाला देश कौन है? वो है डेनमार्क, है ना। लेगाटन समृद्धि सूचकांक 2023 का जारी हुआ कब? 27 फरवरी 2023 को। कौन जारी किया? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा। संस्करण था 16वां और टोटल 167 देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे। भारत का जो स्थान था ना इसमें लेगाटम समृद्धि सूचकांक में, वो 103 था, 103वां। हो सकता है मेरा स्पीड ज्यादा स्पीड हो तो थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा डाटा को प्रस्तुत कर सके, आप थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा धीरे चलने का। विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी यूरोप, है ना, पश्चिमी यूरोप। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। देख लो भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री का हालत, ये लोग टॉप पे ही रहता है ज्यादातर इंडेक्स में। अंतिम स्थान साउथ सुडान, साउथ सुडान भारत यूएनओ में अंतिम रूप से यही अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। इसका स्थान है 167। नेक्स्ट देखो सवाल, फरवरी 2023 में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, भारत का स्थान कौन सा है? 42, 42वां। इतना ध्यान रख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान 42वां है। अब इसके बारे में समझो, कौन जारी किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। संस्करण कौन सा था? 11वां। विश्व की 55 अर्थव्यवस्था को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और भारत का उसमें 42वां स्थान आया। शीर्ष किसको स्थान मिला? अमेरिका का खुद, भैया अपना जो है तो टॉप पे रखेगा ना। फिर है यूके, थोड़ा पार्शियलिटी सब में दिखता है ना। फ्रांस तीसरा स्थान में। अंतिम में वेनेजुएला, रूस और देखो भाई अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है और रूस को 54वां स्थान दिया है, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना है कि कितनी इसकी वास्तविकता है, यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा रैंक है, क्योंकि आपको वहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंक क्या था, यह नहीं कि रियलिटी क्या थी। नेक्स्ट देखो 11वां नंबर, जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। शीर्ष देश 5 में कौन शामिल नहीं है? तो ये दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। शीर्ष जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला है वो कौन है? पहला डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और सिंगापुर। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां होता है? सोमालिया में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया, ओहो गलत लिख दिया मैं, सॉरी, सोमाविला लिख दिया, सोमालिया। सोमालिया का स्थान देते हैं, ठीक है। सोमालिया टॉप पर है और सर्वाधिक भ्रष्टाचार सोमालिया में, और सबसे कम डेनमार्क, सबसे कम डेनमार्क में। और भारत का स्थान क्या रहा, यह जानना जरूरी है आपके लिए। भारत का स्थान हमारा क्या रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहां रहा है भारत, ठीक है। चलो बता देता हूं मैं खुद, 85वां स्थान रहा है भारत का करप्शन में। और 2021 का जो रिपोर्ट था ना, उसमें भारत का स्थान था 85वां। यानी कि लगातार 2021 और 2022 में भारत का स्थान 85वां कंटिन्यू है करप्शन के मामले में। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये इंपॉर्टेंट अपडेटेड है जनवरी 2023 में, जिसका स्थान हुआ 85वां, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में जारी किया गया था। कौन किया था? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ये क्या करता है कि देश का पासपोर्ट धारक जो है वो कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है, यानी कि जो वीजा है ना, सॉरी जो पासपोर्ट है ना, उसका ताकत को बताता है, स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है? जापान का। जापान का अगर आपके पास पासपोर्ट है ना, तो आप टोटल 193, वहां 193 देशों में आपको जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगा। सोच लो इतना पावरफुल है। भारत का स्थान हम क्या बताएं? 85वां। और कितने देशों में वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो 59। भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 59 देशों में जाएंगे तो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
भारत के नागरिक पूर्व बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं, नहीं जाकर के वहां पर बिना वीजा का ही हम घूम सकते हैं। भारत, मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान, बुर्किना फासो संयुक्त रूप से 85वीं रैंक प्रदान किया गया था। मतलब भारत के साथ साथ मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान, बुर्किना फासो और ये क्या कहते हैं, बुर्किना फासो को संयुक्त रूप से क्या किया गया है, 85वां रैंक दिया गया है। ठीक है, 2005 में यह इंडेक्स डॉक्टर क्रिश्चियन एन कॉलिन हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार कब आया था ये पासपोर्ट का रिपोर्ट, तो 2006 में। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो 13 नंबर, जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको कहते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, भारत का कौन सा रैंक दिया गया, तो 112वां। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 112वां। जारी कौन किया था, वाशिंगटन डीसी में एक है कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किए थे और जिसमें भारत का स्थान आया 112वां। ठीक है, टोटल ये 8वां संस्करण था, शामिल हुए थे टोटल 165 देश और शीर्ष देश में आता है पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा एस्टोनिया। भारत का स्थान 112वां और अंतिम में सीरिया, यमन और वेनेजुएला का आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14 नंबर सवाल, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है, तो यह है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके का है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन जारी किया था, ये जारी किया था टाइम्स हायर एजुकेशन और टोटल 1799 इंस्टीट्यूट जो है 104 देशों को का इंक्लूड किया गया था। ठीक है, 13 मानकों पर, ये जानने की जरूरत नहीं है यार। पहला स्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत के शामिल संस्थान टोटल 75, पिछले साल 71 को था, इस बार 75 को है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भारत का पहला स्थान, भारत का इंस्टीट्यूट में पहला स्थान किसका आया, तो IISc जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना। 250 संस्थानों में भारत की कोई भी संस्थान नहीं, सोच ले भाई कितना हालत खराब है। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2022 में जारी विश्व विमानन सूचकांक सुरक्षा रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो किसका आया, सिंगापुर का। ठीक है, और कौन जारी किया था, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। टोटल 187 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया था। शीर्ष में किसका स्थान है, तो वो है सिंगापुर का, पहला स्थान है सिंगापुर का और भारत का स्थान है इसमें 48वां। तो इसके साथ प्लस जॉर्जिया को, हमारे साथ जॉर्जिया को इंक्लूड किया गया, मतलब 48वां रैंक जॉर्जिया का भी और भारत का भी। ठीक है, चीन का 49वां मिलने के बाद, पाकिस्तान का 100वां। कहां से रहेगा भाई सेफ, कोई भी घुस करके और हैजेक कर लेता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने वाला को कहते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है, तो यह है वियना। भाई साहब कहां से क्या करें यार, कोई उपाय नहीं है। वियना ऑस्ट्रिया कैपिटल है ना, और दूसरा स्थान है कोपेनहेगन डेनमार्क का, ज्यूरिख है तीसरा स्विट्जरलैंड का, और चौथा है कैलगरी कनाडा का, वैंकूवर कनाडा का 5वां स्थान। ठीक है, ये शीर्ष शहर है। भारत का दिल्ली 140वें पर, बहुत क्राइसिस है भाई, वहां पे हालत खराब है, कैसे बोलता है। मुंबई 141वें पे। भारत में 2 ही शहर हैं जो अच्छे से रहने लोग बोला गया है। अंतिम राज्य या अंतिम जो शहर है उसमें दमस्कस सीरिया, इसके बाद सीरिया में पड़ता है, लागोस नाइजीरिया में पड़ता है, और त्रिपोली लीबिया में, अल्जीयर्स अल्जीरिया में, है ना। ये अंतिम शहर है जहां अंतिम रहने योग्य शहर का रैंकिंग में आते हैं। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर, तो ये कौन है सबसे महंगा शहर, सबसे महंगा शहर, गलत लिख दिया महंगा ना, नहीं लिखा है, गलत है, सही है। सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स 2022 में कहानी क्या हुआ, जारी हुआ दिसंबर 2022 में। कौन जारी किया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। 172 शहरों को शामिल किया गया था। सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर संयुक्त रूप से
और दूसरा स्थान है तेल अवीव इजराइल का, और तीसरा स्थान है हांगकांग। तो ये महंगा शहर है। 3 सस्ता शहर तो आपको दमिश्कस सीरिया चले जाइए, कभी भी कौन सा गोली कहाँ आकर के लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत का अहमदाबाद 65वें, चेन्नई 164वें और बेंगलुरु 161वें स्थान पर ये करता है ना। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ठीक है, इसमें स्थान भारत का रहा है 68वां। ठीक है, कौन किया था? इकोनॉमिक इंपैक्ट ब्रिटिश साप्ताहिक है, 11वां संस्करण है, 113 देशों को इंक्लूड किया गया था। टॉप रैंकर में फिनलैंड और नीचे से टॉप यमन। ठीक है, और कुछ नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा जारी 2023 में जारी की गई किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें आईआईटी बॉम्बे का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, तो जारी कौन किया? ये किया था बेसिकली, जारी करने वाला नहीं दिया है भाई। क्यूएस एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, 8 नवंबर 2022 को इसको किया गया था। 15वां संस्करण है, 757 जो यूनिवर्सिटी उसको शामिल किया गया था। और चीन का ये जरूरत का नहीं है। शीर्ष संस्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है बीजिंग में, इसका नंबर 1 स्थान आया। भारत ओवरऑल 118वां रैंक आया देशों में, जापान का 106वां। ठीक है, इसके अलावा भारत का शीर्ष में कौन कौन आएगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु वाला का, और आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, है ना। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, भारत का स्थान क्या है? तो यह है 8वां, 8th स्थान आया है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट देखो, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई, इसमें ये कौन जारी किया है? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा। टोटल 63 देश को इसमें इंक्लूड किया गया था। संकेतक के रूप में क्या क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस का कितना रिलीज होता है, नवीकरणीय ऊर्जा को कितना यूज किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग कितना होता है, जलवायु नीति, इनका ये संकेतक थे, बेस थे। 4 संकेतक बेसिकली लिया गया था। शीर्ष देश जो है वो डेनमार्क है। ठीक है, और अंतिम 3 ईरान, सऊदी अरबिया और कजाकिस्तान। भारत का स्थान क्या आया? 8वां। भारत का रैंकिंग था 8th। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं भाई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को दिख ना रहा हो, आप पता चला दिखेगा नहीं तो फंस जाएगा मामला। मैं इधर उधर करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, होप सो, ताकि आपको जूम दिखेगा ना तो आप पढ़ सकोगे। नहीं तो आप लोगों का क्या है ना, कंप्लेन थोड़ा रहता है ज़्यादा। हालांकि कंप्लेन उसी से रहता है जिससे ज़्यादा प्यार रहता है। तो कंप्लेन रहता है तो हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप बिंदास होकर के हमसे कंप्लेन करिए, आपकी सारे कंप्लेन्स को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश अवश्य करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 क्वार्टर 3 2022 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो यह शहर था हमारा दुबई। ठीक है, जुलाई से सितंबर 2022 का क्वार्टर 3 का था, उसके बारे में। और इसमें हमको लगता है इंपॉर्टेंट आपके काम का नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 22 स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया? तो ये था इंदौर। लगातार है टॉप पे भाई, ये इंदौर है ना। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो स्वच्छ शहर है वो है पहला स्थान इंदौर का। देखो, पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई और चौथा विशाखापट्टनम। ध्यान रखिए, चारों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं कोई एग्जाम में मेरा फंस गया था। तीसरा स्थान पूछ दिया था नवी मुंबई, दूसरा भी ध्यान रख लेना सूरत का। 1 लाख से कम में आएगा पंचगनी जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कैंटोनमेंट एरिया में, तो कैंटोनमेंट किसको कहते हैं? जहां पर सैनिक छावनी होता है ना, वैसे जैसे रामगढ़ है ना, उसी तरह। तो देवलाली कैंटोनमेंट है महाराष्ट्र में,
उसका पहला स्थान है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा टाउन में हरिद्वार का, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा टाउन बिजनौर का। तो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, इंदौर को देश का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त, है ना, कभी मौका मिले तो जाने का, तो वहां जरूर घूमिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, 7 स्टार कचरा मुक्त इंदौर, तब तो टॉप रैंक पर है लगातार भाई। सितंबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो ये भारत को दी गई टोटल रैंक 40वां रैंक मिला था भारत को। किसमें? तो ग्लोबल इनोवेशन का बेसिकली मतलब होता है इनोवेशन कितना होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 40वां। कहानी क्या है? 29 सितंबर 2022 को प्रकाशित किया गया। कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको कहते हैं विपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, या ऑर्गेनाइजेशन, आई नहीं है, ओ है, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। 15वां संस्करण था। 2007 में पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक को प्रकाशित किया गया था। इसी समय से प्रतिवर्ष कंटिन्यू है, प्रतिवर्ष जारी है, और इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें इंक्लूड किया गया था। भारत का जो स्थान आया वो 40वां आया। इसका जो स्कोर था भारत का, ये भी ध्यान रख लो, 36.6 था। शीर्ष 5 कौन कौन है वो देख लो। शीर्ष 5 में आपका आता स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूके और नीदरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व के सर्वाधिक नवाचारी भाई साहब, ठीक है। स्विट्जरलैंड में लगातार 12 साल से ये टॉप है इनोवेशन के मामले में। सोच सकते हो कितना इनोवेटिव लोग होंगे वहां पर के। अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक, जिसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI भी कहते हैं, है ना, GHI रैंक सूचकांक 2022 में भारत का जो रैंक था वो था 107। समझो इसके बारे में। कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया। 17वां संस्करण था। थीम क्या था? थीम था फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। 4 संकेतक जरूरत की चीज नहीं है भाई, आपका स्टैंडर्ड में नहीं, UPSC में पूछता है कि कौन कौन सा आधार था, तो आपको मैं यहां पे नहीं समझा रहा हूं। और स्कोर क्या था भारत का? 29.1। भारत का रैंक था 107। चलो अंतिम थोड़ा सा देख लो, चार्ट आता है ना। और भारत का पड़ोसी देश का हालत क्या है ये भी देख लो थोड़ा। पड़ोसियों का तो खास ख्याल रखना ना, दोस्तों का रखो ना रखो, दुश्मनों का जरूर रखो। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा है, दुश्मनों का रखो ना रखो, दोस्तों का जरूर रखो भाई। श्रीलंका का 64वां है, म्यांमार का 71वां है, नेपाल का 81, बांग्लादेश का 84, पाकिस्तान का 99। ब्रिक्स देशों में छोड़ दो, इसको ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग ना बोर हो जाओगे, तो मैं वहां पर बोर कराने की कोशिश ना करूंगा भाई। HDI इंपॉर्टेंट है, देख लो। भारत विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे, ठीक है। और इसके बारे में समझो, 21-22 का था, 8 सितंबर 2022 को हुआ है। और नेक्स्ट होगा हमारा 8 सितंबर 2023 तक, अभी तो आया नहीं है। कौन प्रकाशित करता है? ये इंपॉर्टेंट है, UNDP। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। और रिपोर्ट का नाम अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये रिपोर्ट का थीम है। टोटल 191 देशों को इंक्लूड किया गया था। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड, निम्नतम में बुरुंडी, उसके अलावा मध्य अफ्रीकी गणराज्य,
भारत का स्थान है 132वां और इसका रैंकिंग आया था 0.633। अब सोच रहे होंगे कि इसका रैंकिंग, तो 0 से लेके 1 तक के बीच में रैंकिंग किया जाता है, इसीलिए ये रैंक आया भारत का 20। जो 2020 में भारत का स्थान था ना, वो 131वां था। ओ गॉड, सॉरी यार। देखो, इसके अलावे आपको समझना होगा एचडीआई में कौन कौन सा संकेतक होता है। तो जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, जीवन प्रत्याशा जिसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, शिक्षा सूचकांक जो एजुकेशनल इंडेक्स है। तो दो बातें, स्कूल की अवधि के औसत वर्ष, 25 साल का जो वयस्क है उस कितना साल स्कूल में बिताया, और 9 वर्ष से बालक जो है वो कितना साल कितने समय तक उसका अभिभावक जो है उसको भेज रहे हैं। तीसरा आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स है ना। तो जीवन प्रत्याशा, इसके अलावा एजुकेशन, और तीसरा है इनकम लेवल। ये तीनों को इंक्लूड करके बेस पर एचडीआई रैंकिंग किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो एचडीआई का रैंकिंग था ना, कौन लेके आया था? एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। महबूब उल हक। हालांकि भारत के अमर्त्य सेन भी इनको मदद किए थे। अमर्त्य सेन दोनों मिल करके एचडीआई रैंकिंग को लेके आया था। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया गया था। भारत का जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना है? 67.2 वर्ष, है ना। और भारत का जो राष्ट्रीय सकल आय है वो $6,590 है, ठीक है। और स्कूलिंग जो है ना वो 11.9 वर्ष का है। होप सो कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको कहते हैं, जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसको कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, है ना। 2022 के संबंध में विचार कीजिए, क्या विचार है? तो विचार ये है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। तो वेरी गुड, ये सही है। आइसलैंड को पहला स्थान, फिनलैंड को दूसरा स्थान, नॉर्वे को तीसरा स्थान। किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है। इसके अलावा इस सूचकांक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रमशः अंतिम 3 में, सही बोले, अंतिम, ये सब लास्ट वाला लोग हैं। इसके अलावा 146 देश और भारत का 135वां, तो ओवरऑल ये सही है। भारत का इसमें 135वां स्थान मिला और कुल देश कितने थे? कुल देश थे 146। चलो, होप सो कि आपको क्लियर हो गया। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑलरेडी बता चुका हूं, 146 देश इसमें थे। और जरूरत का आपका चीज कुछ, हाँ, भारत का जो स्कोर था वो 0.629 था। रैंकिंग क्या था? 135, 135वां। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इस सूचकांक में क्या है कहानी? तो 0 से 1 के बीच में स्कोर प्रदान किया जाता है। 0 पूर्ण लिंग असमानता को प्रदर्शित करता है और 1 पूर्ण लिंग, 0 जो है पूर्ण लिंग असमानता को और 1 जो है वो पूर्ण लिंग समानता को। यही बात ध्यान में रखेंगे, है ना। और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट देखो, इस सूचकांक में भारत 143वीं रैंक मिला है भागीदारी में, आर्थिक भागीदारी में। शिक्षा में 107वां, शिक्षा में 107वां, और स्वास्थ्य में 146वां, ठीक है। पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो ये राज्य था हमारा कर्नाटक, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया था जुलाई 2022 में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स संस्करण था 3रा, और इसमें जो श्रेणी है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक से कि अलग अलग श्रेणियों में इसका अलग अलग क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। तो देखो, सूचकांक का आधार जो है मानव पूंजी, निवेश, है ना, इस बेसिस पे। तो प्रमुख राज्य में शीर्ष रैंकिंग, पहला स्थान कर्नाटक का, बस इतना ध्यान रखना। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो मणिपुर का पहला स्थान, दूसरा है उत्तराखंड का। केंद्र शासित में किसका स्थान है? तो चंडीगढ़ का, और दूसरा स्थान दिल्ली का। और राज्यों की श्रेणी में निम्न प्रदर्शन करने वाले में
छत्तीसगढ़ का। इतनी बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आप देखो 28 नंबर, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं। 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो 37वां थी। 37th रैंक आया था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का। कब जारी हुआ था? जून 2022 में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं IMD के द्वारा इसको जारी किया गया था। जो टोटल कंट्री थे वो टोटल 63 थे, जिसमें टॉप पे था डेनमार्क, सेकंड टॉप पे था स्विट्जरलैंड और तीसरा पे था सिंगापुर, और अंतिम देश में था वेनेजुएला जो 63वां रैंक लेकर के आया था। भारत का जो रैंकिंग था ना इसमें विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स में वो था 37th, और ये तो था 2022 में। 2021 में कितना था? तो 2021 में था 43। रिपोर्ट का आधार क्या था? तो आर्थिक प्रदर्शन क्या है, वैश्विक दक्षता, आधारभूत संरचना और सरकारी दक्षता। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, इसके अलावा और कोई जरूरत का चीज नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। देखो नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, भारत की कौन सी रैंकिंग आई है? तो ये 135वां ग्लोबल पीस में। भाई हम लोग बहुत पीसफुल कंट्री हैं, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं। किसी और देश में जाओगे ना तब तक तो कांड हो गया होता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जून 2022 में कौन किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रैंकिंग किया गया है। और इसके अलावा और क्या जानना जरूरी है? थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूं। देखो संस्करण था 16वां, 163 देश को इसमें इंक्लूड किया गया था। शीर्ष देश में आता है आइसलैंड, उसके अलावा न्यूजीलैंड दूसरा, तीसरा है आयरलैंड, अंतिम देश में अफगानिस्तान गंदा वाला, अमन और सीरिया। भारत की रैंकिंग था 135वां और स्कोर था 2.578। इसके 135वां इसके पिछलका साल में, पिछले वर्ष 138वां। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 भारत की कौन सी रैंकिंग आई है? तो यह है 180वां। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान क्या आया है? 180वां। जारी हुआ था जून 2022 में। कौन जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया था। बेसिकली कंडक्ट 180 देशों को इंक्लूड किया गया था, जिसमें शीर्ष पर आता है डेनमार्क, है ना, फिर दूसरा स्थान आता है यूके का और तीसरा आता है फिनलैंड का। अंतिम देश में, अरे भाई साहब भारत का स्थान है यार, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां, अंतिम में। टोटल देश है 180 और उसमें भारत का स्थान 180वां, जरूर याद रख लेना इसको। भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे 180वें स्थान पर है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां था। ये कब का? 2020 का। ठीक है, और 2022 में आ गया 180 में, बहुत खराब, संभालना होगा। नेक्स्ट देखो 31 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो यह था नॉर्वे। प्रेस को सबसे ज्यादा छूट यही मिलता है। आराम से जो मन करे शिद्दत से बोलो, यहाँ जहां कुछ उल्टा पलटा बोलेंगे तो आपको, एक रवीश कुमार जी हैं बिहार के, है ना, उनके जैसा हटा दिया जाएगा यार। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम जरूर याद रख लेना, यही करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना। 20वां संस्करण था, 180 देशों को इंक्लूड किया गया था और 0 से लेकर के 100 तक का इसको स्कोरिंग किया गया था। 5 आधारों पर 5 संकेतकों को ध्यान में रख करके इसको रैंकिंग किया गया। और इसके अलावा भारत जो शीर्ष रैंकिंग है, नॉर्वे का पहला स्थान है, आराम से यहाँ धूमधाम से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्थान है डेनमार्क का, तीसरा है स्वीडन का। अंतिम देश 3 देश में उत्तर कोरिया है, वहां पर तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, गलती से आप कुछ बोले तो चौराहा पे आपको फांसी पे लटकाया जाएगा भाई। भारत का इसमें क्या है स्थान? 150वां। ठीक है, और स्कोर क्या आया था भारत का इसमें? तो एक स्कोर आया था 41.00। ठीक है, भूटान का 33वां, नेपाल का 76 और श्रीलंका 46 और पाकिस्तान का 157। 32वां नंबर सवाल देखो, मार्च 2023 में CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द नॉन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है यूके। कब बना था ये?
तो 31 मार्च 2023 को 12वां सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम को इंक्लूड किया गया था। और तो कौन कौन देश हैं इसमें? कनाडा, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली, मलेशिया सॉरी, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, है ना। और बस यही इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर इंपॉर्टेंट, जनवरी 2023 में यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश, यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? ये बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। और क्रोएशिया की मुद्रा का नाम क्या है? कूना। ठीक है, कूना। क्या लिख दिया यार? कूना वहां की मुद्रा का नाम है। और यूरोजोन का 19वां देश कौन सा था? लिथुआनिया। देखो इसका यूरोजोन का मतलब ये होता है ना कि अपना मुद्रा के जगह पर अब ये जो यूरो ये है लिथुआनिया या क्रोएशिया, अब ये यूरो को अपना लेगा, यूरो को अपना करेंसी के रूप में अपनाएगा। ठीक है, क्रोएशिया शेंगेन का 27वां सदस्य भी बना है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में। किसका? अप्पू का, APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का क्या है हेडक्वार्टर? बैंकॉक। ठीक है, देखो इसके बारे में और क्या जानना है। कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर विनय प्रकाश 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासचिव चुना गया इनको। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू के बारे में। हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। 32 देश इसके सदस्य हैं। बेसिकली एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अंतर सरकारी संगठन है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को प्रतिबंधित करता है। लक्ष्य क्या है? डाक सेवा के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच में क्या करना? सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो पुनः बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू का पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। ये 6ठी बार बने हैं। 73 वर्ष के आदमी हैं और 6ठी बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को संभाले हैं। नेतन्याहू का जो इजरायली संकट है, नेसेट उसको कहते हैं। इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको नेसेट कहा जाता है। साथ ही साथ भारत का क्या कहा जाता है बताना? जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक कहा जाता है। इसी तरह अलग अलग देशों का अलग अलग क्या है संसद का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 नंबर, हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। तो बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है बोर्जाना क्रिस्टो। बोर्जाना क्रिस्टो नाम है बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री नेक्स्ट देखो 37 नंबर, दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहली मेट्रो सेवा? बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा भारत के पड़ोसी के रूप में स्टार्ट की गई। अब बांग्लादेश के बारे में 28 दिसंबर 2022 को शुभारंभ किया गया। ढाका इसका क्या है? जगह है जहां पर क्या किया गया है? उसको मेट्रो को शुरुआत की गई है और ढाका उसका कैपिटल भी है। शेख हसीना है ना, अभी प्रधानमंत्री हैं वहां की, बांग्लादेश की। और जापान के सहयोग से इस मेट्रो का शुरुआत किया गया है पहली बार। इसके अलावे और इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो 38 नंबर, दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी टाइम पत्रिका, ठीक है, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये दोनों को क्या किया गया? ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, और चेक गणराज्य क्या किया? व्लादिमीर जेलेंस्की को द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन, यह व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। और 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? तो वो था एलन मस्क को, फाल्कन के, ट्विटर के, है ना, स्पेस एक्स प्रोग्राम के, टेस्ला के, सबका मालिक एक ही है भाई। नेक्स्ट देखो
दिसंबर 2022 में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने? इंपॉर्टेंट है, पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक है ना। और वहां की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। और वहां किसका स्थान लिया? ये पुष्पकमल दहल प्रचंड किसका स्थान लिया? शेर बहादुर देवबा का। होप सो कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर, इस पार्टी के अध्यक्ष हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के। और इतना ही ध्यान रखना। हालांकि एक चीज याद रखिएगा कि 13 मार्च 2023 से प्रेसिडेंट नेपाल के नाम चेंज करिएगा। क्या हो गया है? रामचंद्र पेडेला या पोडेला। विद्या देवी भंडारी नहीं है अब। नेक्स्ट देखो, फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सितिवेनी राबुका, ठीक है। फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? फिजी का सुआ। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। टॉप सूची में इनका स्थान आता है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनके बारे में क्या है? यूरोपियन जो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। दूसरा स्थान इनका आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड का। और यूएसए के राष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस जो फीमेल है। तीसरा स्थान इन्हीं का आता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में रैंकिंग थोड़ा ठीक से देख लेना। 36वां रैंक निर्मला सीतारमन का जो फाइनेंस मिनिस्टर है। 53वां रैंक आता है रोशनी नदार का, मल्होत्रा जो HCL की टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। 54वां स्थान आता है माधवीपुरी बुच का जो अध्यक्ष है सेबी का। सोमा मंडल अध्यक्ष हैं सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका 67वां रैंक आता है। 77 रैंक आया किरण मजूमदार शॉ का जो बायोकॉन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 89 नंबर आया फाल्गुनी नायर का जो संस्थापक और CEO हैं किसका? नायका का, ठीक है। 42 नंबर देखो, दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह दीना बोलुआतो को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है, ठीक है। और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, छोड़ दे रहा हूं। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है यूएसए जो है समलैंगिक विवाह कानून पर पास कर दिया है, कानून बना दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा 43 नंबर का। कहानी ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिया? तो यूएसए में समलैंगिक विवाह को क्या हो गया? कानूनी मान्यता दे दी गई है ना। यानी कि अब वहां पर समलैंगिक विवाह पॉसिबल है और वो लीगल भी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? तो देखो नीदरलैंड का बारे में याद रख लेना। नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश है। 1 अप्रैल 2000 को ही ये कर दिया था ये लीगल। समलैंगिक विवाह बेसिकली क्या होता है? तो जो समान लिंग के दो व्यक्ति होते हैं ना उनको विवाह बंधन में बंधना क्या कहलाता है? समलैंगिक विवाह। जैसे मेल प्लस मेल मिलकर के मेल और मेल के बीच में जो शादी होता है ना उसको कहते हैं समलैंगिक विवाह। या फीमेल और फीमेल के बीच में जो शादी होता है उसको कहते हैं समलैंगिक विवाह। आप बेसिकली LGBTQ ये शब्द जरूर याद रख लेना। L से लेस्बियन, G से लेस्बियन बेसिकली फीमेल में, गे मेल में, B से होता है बाइसेक्सुअल जिसमें बॉडी में दोनों
पार्ट मौजूद होते हैं, मेल का भी और कुछ कुछ फीमेल का भी। टी से ट्रांसजेंडर और क्यू से क्वेयर, ठीक है। ये LGBTQ, इसी समलैंगिक को आम बोलचाल की भाषा में LGBT बोला जाता है, समलैंगिक को, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत वाला अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। भारत में अभी भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये स्टैंड है भारत का। हम लोग जो सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 44। हालांकि आए दिन न्यूज में दिखता है, सुनते हैं कि यहाँ की एक लड़की ने दूसरी लड़की से प्यार की, शादी से रह रही है। पता नहीं यार नेचर के साथ ये लोग कैसे छेड़छाड़ कर रहा है। नेक्स्ट देखो 44 नंबर। देखो ये मेरा अपना स्टैंस है, बाकी का क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बस मैं इतना जान रहा हूं। G20 के सदस्य देशों ने के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बाली में। 17वां कब से कब तक? तो 7 से 8 जुलाई 2022 को हो गया, संपन्न हो गया है। और कहां था आयोजन? बाली, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। अभी कौन है वर्तमान में G20 का अध्यक्ष? इंडोनेशिया, ठीक है। भारत G20 का अध्यक्षता ग्रहण कर लिया दिसंबर 2022 में। G20 के बारे में आप समझ सकते हैं, विश्व की जो प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसका एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसका जो गठन है 1999 में करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने अपने तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश की, क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, ये हमारी तरफ से रही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कमी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपके जो रिकमेंडेशन होता है मैं उसको सराखे पे लेता हूं, यानी कि आपकी बातों को मैं विशेष ध्यान रख करके अगले वीडियो में जो कमियां थी उसको दूर करके और उस पर काम करके उसके बाद में लाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश यही रहेगी हमारी कि मैं अपना द बेस्ट दूं। तो मैं आपसे ये एक उम्मीद रख सकता हूं कि भाई इस चैनल का जो परिवार है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सके। इससे ज़्यादा और हम कुछ आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।